तो आज हम देखेंगे रोल ऑफ लाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस कि क्या रोल प्ले कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस में। सबसे पहले हम देखते हैं लाइट का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में, जो कि आपको पढ़ने से पहले ये बात पता होनी चाहिए। लाइट एक फॉर्म है एनर्जी की और ये इसकी डुअल नेचर है। ये वेव के तौर पे भी एक्ट करती है और पार्टिकल के तौर पर भी एक्ट करती है। अगर हम इसका वेव पार्ट देखें तो वेव पार्ट इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। अब फोटोसिंथेसिस में लाइट का फंक्शन क्या है? ये काम करती है एनर्जी प्रोवाइड करना, इसका काम है टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अब लाइट एक फॉर्म है एनर्जी की। ये एक्ट करती है बोथ एज अ वेव एंड पार्टिकल। अब इसमें पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, जिसे हम क्वांटा कहते हैं या फोटोन भी कह सकते हैं। अब जो फुल रेंज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इन द यूनिवर्स, इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी अगर हम फुल रेंज देखें यूनिवर्स में तो उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हम सिर्फ और सिर्फ विजिबल लाइट देख सकते हैं, जो लाइट देख सकते हैं उसे हम विजिबल लाइट कहते हैं। उसकी रेंज क्या है? 400 नैनोमीटर से लेके या 380 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक। इसके अलावा 10 पावर माइनस 14 की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, 10 पावर माइनस 12 की भी होती है, जिसमें एक्स रेज आ जाती हैं, गामा रेज आ जाती हैं, अल्ट्रा वायलेट आती हैं, इंफ्रारेड आती हैं। तो इन्हें हम देख नहीं सकते। हम एक बहुत ही छोटा सा स्पेक्ट्रम देख सकते हैं जिसे हम विजिबल लाइट कहते हैं। वो कहाँ से कहाँ तक होती है? 380 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक। लेकिन हमें पता है कि इस यूनिवर्स में दूसरी भी रेडिएशन है जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो बताने का मकसद क्या है कि जो विजिबल लाइट है वही इफेक्टिव होती है फोटोसिंथेसिस की। बाकी जो गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, ये इफेक्टिव नहीं है। जो विजिबल लाइट है वही इफेक्टिव होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें क्या बताता है? पिगमेंट मॉलिक्यूल की एब्जॉर्प्शन क्या है डिफरेंट वेवलेंथ्स पर। इट रिप्रेजेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट बाय अ पिगमेंट मॉलिक्यूल। जैसे कि हम ग्राफ में देख सकते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट वाई एक्सिस पर है, जबकि वेवलेंथ ऑफ लाइट एक्स एक्सिस पर है। हमें पता है कि सिर्फ विजिबल लाइट ही इफेक्टिव होती है फोटोसिंथेसिस में, जो कि होती है 380 से लेकर 750 तक। तो अब जो ये कंटिन्यूस लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। हम देखते हैं ये पीक पर चली जाती है एट 430, जो कि वेवलेंथ है ब्लू कलर की। इसके बाद दोबारा से ग्राफ में नीचे आ रही है, मतलब एब्जॉर्प्शन कम हो रही है जब ग्रीन कलर आ रहा है। इसके बाद ये जो कंटिन्यूस लाइन है जो कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को इंडिकेट कर रही है उनकी एब्जॉर्प्शन को, दोबारा से पीक पर चली जाती है एट रेड कलर, जिसकी जो वेवलेंथ है वो 680 के दरमियान में होती है। तो ये बात हमें बता रही है कि जो डिफरेंट वेवलेंथ्स पर एब्जॉर्प्शन डिफरेंट है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की। इसी तरह से हमें पता है फोटोसिंथेसिस में एक दूसरा भी पिगमेंट होता है जिसे हम कैरोटीनॉइड्स कहते हैं। अभी जो डॉटेड लाइन है ये कैरोटीनॉइड की एब्जॉर्प्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये हम देख सकते हैं कि इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो डिफरेंट है क्लोरोफिल की एब्जॉर्प्शन से। इसकी जो पीक एब्जॉर्प्शन हो रही है वो ग्रीन कलर पर हो रही है, 460 नैनोमीटर तक हो रही है। इसके बाद ये दोबारा नीचे आ जाती है और इसके बाद ये पीक पर जाती है रेड कलर में, लेकिन रेड कलर में उसकी इतनी एब्जॉर्प्शन नहीं है जितनी कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो इस चीज़ से हमें ये पता चल रहा है कि जो डिफरेंट पिगमेंट्स है जैसे कि क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स, इनका जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो डिफरेंट है। ये डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रही हैं। ईच पिगमेंट हैज़ इट्स ओन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लोरोफिल की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है ब्लू कलर पर, जिसकी वेवलेंथ है 430 नैनोमीटर, जबकि रेड कलर पर जिसकी है 670 नैनोमीटर पर। तो आपको कलर्स याद करने हैं, वेवलेंथ्स याद नहीं करनी। कलर्स पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू में कि कौन से कलर पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है क्लोरोफिल की, तो ब्लू और रेड आप याद कर लो। अब क्लोरोफिल रिफ्लेक्ट करती है ग्रीन लाइट को, इसीलिए हमें लीव्स ग्रीन अपीयर होते हैं। ये रूल है कि जो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी वही हमें नज़र आएगी। तो ग्रीन लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देती है, जैसे कि बिल्कुल एब्जॉर्प्शन ज़ीरो हो गई है ग्रीन कलर पर, इसलिए हमें प्लांट्स ग्रीन नज़र आते हैं।
और एक बात हमें ये पता चली कि डिफरेंट पिगमेंट्स के जैसे क्लोरोफिल और जो कैरोटीनॉइड है इनकी एब्जॉर्प्शन डिफरेंट है डिफरेंट वेवलेंथ्स पर। हम पढ़ चुके हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को, जिसमें हमने देखा है कौन सा कलर किस वेवलेंथ पर एब्जॉर्प्शन उसकी हम देख रहे थे। एक्शन स्पेक्ट्रम पर हम क्या देखते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ्स पर फोटोसिंथेसिस के रेट को मेजर करते हैं, मतलब कि किस वेवलेंथ पर फोटोसिंथेसिस का रेट क्या है, मतलब एक वेवलेंथ कितनी इफेक्टिव है फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब हम देखते हैं कि वाई एक्सिस पर हमने देखा है रिलेटिव फोटोसिंथेटिक रेट है, जबकि वेवलेंथ कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर। तो हम देख सकते हैं कि 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक वेवलेंथ्स रखी गई हैं ग्राफ में। और जो मैक्सिमम रेट है वो एक तो ब्लू पर हमें नज़र आ रहा है पीक, और दूसरा हमें रेड पर नज़र आ रहा है कि जो मैक्सिमम रेट होगा फोटोसिंथेसिस का वो एक तो ब्लू कलर पर होगा विच इज़ 430 नैनोमीटर, और एक रेड कलर पर होगा जिसकी वेवलेंथ क्या है 750 नैनोमीटर। तो ये बात आपने याद रखनी है कि एक्शन स्पेक्ट्रम हमें बताता है कि रेट बताता है फोटोसिंथेसिस का क्या होगा डिफरेंट वेवलेंथ्स पर। ब्लू के बाद ये नीचे जाता जा रहा है ग्राफ, मतलब रेट कम होता जा रहा है। इसके बाद दोबारा से जब रेड कलर आएगा, रेड की वेवलेंथ आएगी तो ये पीक पर दोबारा से चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस शोज कि ब्लू और रेड लाइट मोस्ट इफेक्टिव हैं ड्राइविंग फोटोसिंथेसिस, जबकि ग्रीन लाइट इज द लीस्ट इफेक्टिव। तो ये बात याद रखनी है, एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कौन से कलर ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ब्लू और रेड लाइट, जबकि जो ग्रीन लाइट है वो लीस्ट इफेक्टिव होती है क्योंकि प्लांट्स से एब्जॉर्ब भी नहीं करते, इसे रिफ्लेक्ट कर देते हैं। देखेंगे रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। अब हम इस पिक्चर में देखते हैं कि केल्विन साइकिल है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोप्लास्ट में इंटर हो रही है, और केल्विन साइकिल में ये इंटर होने के बाद यहाँ से हमें प्रोडक्ट मिल रहा है शुगर, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसे हमने शुगर में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसका काम क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एंटर होती है इनटू लीव्स। अब लीव्स में कैसे एंटर होती है, थ्रू द स्टोमेटा ऑफ लीफ। अब स्टोमेटा क्या होती है, ओपनिंग्स होती है माइक्रोस्कोपिक, उनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एंटर हो रही है लीव्स में। फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है वाटर में, और उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है सेल वॉल में, और उस तरीके से फिर ये एंटर हो जाती है इनटू साइटोप्लाज्म। फिर वहाँ से ये क्लोरोप्लास्ट में आती है, और वहाँ से फिर ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू शुगर्स। तो ये आपने सारी बातें याद रखनी है। फिर इसे डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज किया जाता है जहाँ पर इसे रिड्यूस कर दिया जाता है ग्लूकोज में, और इस प्रोसेस को हम कार्बन फिक्सेशन भी कहते हैं। अब एक बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ग्लूकोज का आपको फॉर्मूला याद है C6H12O6। अब पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या क्या प्रोवाइड करता है इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में, तो कार्बन कर रहा है प्रोवाइड, ठीक है, और ऑक्सीजन कर रहा है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि जो ऑक्सीजन और कार्बन है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड से आती हैं। ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वाटर में भी, लेकिन वाटर की ऑक्सीजन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में शामिल नहीं होती, बल्कि वाटर वाली जो ऑक्सीजन होती है उसे बाय प्रोडक्ट के तौर पर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है, जबकि जो कार्बन की ऑक्सीजन है वो पार्ट बनती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। तो ये बातें आपने जहन में रखनी है, ठीक है। देखेंगे पानी का क्या है फोटोसिंथेसिस में। रोल ऑफ वाटर क्या होता है कि लाइट रिएक्शन में वाटर को तोड़ दिया जाता है, जब लाइट एब्जॉर्ब होती है तो वाटर को तोड़ दिया जाता है इनटू 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 हाइड्रोजन आइंस एंड हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो इस प्रोसेस को हम फोटोलाइसिस कहते हैं, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वाटर की ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इसीलिए हम इस प्रोसेस को फोटोलाइसिस कह रहे हैं। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन में वाटर ब्रेक हो रहा है, इसे कौन ले लेता है, NADP। यहाँ पर NADP प्रेजेंट है, पानी की फोटोलाइसिस हुई है, और फिर यहाँ से NADPH बन चुका है, और फिर यही NADPH डार्क साइकिल में जाएगा और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा ग्लूकोज में, और दोबारा से फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NADP, और जो ऑक्सीजन है उसे रिलीज कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर में एज अ बाय प्रोडक्ट। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि जो वाटर की जो ऑक्सीजन होती है वो एटमॉस्फेयर में आ जाती है एज अ बाय प्रोडक्ट, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का पार्ट बन जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है।
और आपसे पूछा जाए कि इसका फंक्शन क्या होता है, ये एक्ट करता है एज हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन डोनर इन फोटोसिंथेसिस। और जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है एटमॉस्फेयर में, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कहाँ से आती है, तो वाटर मॉलिक्यूल से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। तो आज का हमारा लेक्चर होता है यहाँ पर ख़त्म। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।